सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं उस टॉपिक में हमें करना क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग हाइगेंस का जो सिद्धांत लोगों ने पढ़ा था उस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की किरण में अपवर्तन की ही घटना हो रही है, इस बात को साबित करना है। और साबित करना है पूरे तर्क के द्वारा। प्रकाश किरण आ रही है, माध्यम चेंज हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण चली गई। इस घटना को हम अपवर्तन की घटना ही कहेंगे। तो क्यों कहेंगे? तो हम तभी कह पाएंगे प्रकाश की इस घटना को हम अपवर्तन की घटना तभी कह सकते हैं जब अपवर्तन के गुण दिखाई देने लगे। और अपवर्तन के गुण क्या है? अपवर्तन के गुण है वही दो नियम जिन्हें हम अपवर्तन के नियम के आधार पर जानते हैं, अपवर्तन के नियम के रूप में जानते हैं ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के दोनों नियमों को अगर हम साबित कर ले जाएं तो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो यही है हमारा लक्ष्य, यही है हमारा टारगेट। अब इसी चीज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? साबित करने जा रहे हैं, उसके लिए स्टेप्स चुनने जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है? एक किरण आ रही है। पहली बात यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये कोई अलग अलग किरण नहीं है, ये दोनों मिलाकर के एक किरण आ रही है। एक्चुअल में घटना ऐसी हो रही है कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा बड़े रूप में, एनलार्ज रूप में अगर देखेंगे तो हमको कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देगी। यानी कि यही रेखा जब हम एक माइक्रोस्कोप के सहारे देखेंगे इसकी बीच की जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, वो बहुत ही बड़े रूप में दिखाई देगी। कुछ वही बात यहाँ पे हो रही है। ये एक किरण ही है और इस किरण का हमने एनलार्ज रूप लिया है, आवर्धित रूप लिया है, ताकि वो बहुत बड़ा दिख सके। आखिर एनलार्ज रूप लेने के पीछे कारण क्या है? क्यों एनलार्ज रूप हमने लिया? वो इसलिए लिया है क्योंकि हाइगेंस का सिद्धांत तरंग के रूप में काम करता है, मतलब कि तरंगाग्र के आधार पर काम करता है। वहां पे तरंगाग्र के बारे में चर्चा करनी जरूरी है। तो जब तरंगाग्र दिखेगा ही नहीं तो हम हाइगेंस का सिद्धांत अप्लाई कैसे करेंगे? तो वो तरंगाग्र दिखाई देने के लिए हमें इसका एनलार्ज्ड यानी कि आवर्धित रूप रखना जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पे इसका एनलार्ज रूप ले रहे हैं, एक आवर्धित रूप ले रहे हैं, ताकि हमको तरंगाग्र मिल सके स्पष्ट तरीके से। और जब तरंगाग्र स्पष्ट रूप से मिलेगा तो हम इसके ज्यामितीय विश्लेषण को भी अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये सारी पूरी स्थितियां हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा चित्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन क्या है। तो हमने ये जो लाइन दिख रही है जेड डैश, ये एक बाउंड्री लाइन है और ये ऐसी बाउंड्री लाइन है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है। यहाँ पे प्रथम माध्यम है, यहाँ पे द्वितीय माध्यम है। तो प्रथम माध्यम पता नहीं सघन है कि विरल है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस यह है कि दोनों माध्यम अलग अलग है। तो इस माध्यम को हमने नंबर 1 से संकेत कर दिया और इस माध्यम को नंबर 2 से संकेत कर दिया। प्रथम माध्यम में एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो हम ये प्रकाश किरण आ रही है, ये जो प्रकाश किरण है इसके एनलार्ज रूप करने से हमको पता चल रहा है कि इसका तरंगाग्र कौन है? AB है। और हमें पता है कि तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र वह समतल काल्पनिक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होता है? समान होता है। वहां पे जितने भी कण होंगे वो समान कला में होंगे, ये होते हैं तरंगाग्र। तो ये एक तरंगाग्र है। जैसे कि हम कुछ देर के लिए इसको एक प्रकाश की किरण मान ले, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो यहाँ से हमने इसको काट दिया। ये जो समतल दिखाई देने लगा, ये समतल
हमारा क्या है, तरंगाग्र है। ये गोली हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, डिफरेंट आकार के ये हो सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक समतल तरंगाग्र आ रहा है जिसको कि हम AB से डिनोट कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? ये आपतित तरंगाग्र है क्योंकि ये ऐसे आ रही है और तल की ओर आ रही है। जैसे ही ये यहाँ तक पहुंची, यहीं से एक बदलाव होना शुरू हो गया। अच्छा, एक बात और, प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम में आ रही है तो उसकी कुछ तो चाल होगी, उसकी कुछ तो चाल होगी। उसकी चाल को हमने मान लिया V1। माध्यम है तो इस माध्यम के अंदर प्रकाश की किरणों को मोड़ने की कुछ तो क्षमता होगी, वही क्षमता ही इसका अपवर्तनांक कहलाती है। तो यानी कि इस माध्यम का भी कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा। उस अपवर्तनांक को हमने मान लिया N1। इसी प्रकार से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ होगी, उसको हमने मान लिया V2 और अपवर्तनांक को मान लिया N2। ये स्थितियां हो गई। प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम में आ रही है, V1 वेग से आ रही है। तो इस V1 वेग का मतलब ये हुआ कि इस तरंगाग्र में जितने भी कण होंगे वो सब के सब कण V1 वेग से ही आ रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही गौर करने की जरूरत है कि ये AB तरंगाग्र ऐसे सीधे आ रही है, तो जिस समय ये बिंदु A यानी तरंगाग्र AB का जो पॉइंट A है, जैसे ही यहाँ पे टच किया, ठीक उसी समय B वाले पॉइंट की स्थिति यहाँ पर है। ठीक, ये B वाले पॉइंट की स्थिति है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये B वाला पॉइंट अभी तल को छूने नहीं पाया है, लेकिन A ने क्या किया है, छू लिया है। अब समय बढ़ता चला जा रहा है, तो समय मान लो कि 0 सेकंड से T तक पहुंच गया, और इस 0 से T सेकंड के बीच जो स्थिति है वो ये है कि इस T सेकंड में B वाला पॉइंट यहां से चल करके A' तक पहुंच गया। B वाला पॉइंट T समय में यहां से चल करके A' तक पहुंच गया। तो ये वाला पॉइंट खाली तो बैठा नहीं रहेगा, ये भी चलेगा, लेकिन इसके सामने थोड़ी रुकावट आ रही है। रुकावट किस बात की आ रही है? क्योंकि आगे जो है एक पॉइंट के बाद माध्यम बदल जा रहा है, तो पता नहीं माध्यम किस तरह का हो। तो माध्यम चूंकि बदल गया तो निश्चित रूप से बिंदु A वाले की जो चाल होगी वो बदल जाएगी। तो इसका चाल यहां से बदल गया, तो क्या चाल हो गई, V2। अभी कुछ देर पहले ये V1 वेग से चल रही थी, लेकिन इस बाउंड्री के बाद ये V2 वेग से चलना शुरू कर दी। और जब ये V2 वेग से चलना चालू कर दी तो V2 वेग से कब तक चलेगी, V2 वेग से A से लेकर के B' तक चलेगी। अच्छा, A से B' तक पहुंचने में लगा समय और B से A' तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, T। तो स्मॉल t ही होगा, क्योंकि B जब चल रहा है T समय में यहां से यहां पहुंचा, तो ठीक उसी समय में ये वाला पॉइंट A भी B' तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो चली गई दूरी है, जिसको कि हम BA' कहेंगे, ये अगर दूरी निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय नहीं होगा? यस। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहां से यहां तक आने में चाल कितनी है, V1 की, क्योंकि अभी प्रथम माध्यम की बाउंड्री चल रही है, इसलिए V1 हो गया। अब दूरी बराबर चाल गुणित समय, और समय कितना है, T है। तो साफ पता चल गया कि जो BA' की लंबाई है वो V1T के बराबर होने वाली है, इसीलिए हमने BA' V1T नोट कर लिया। अब इसी प्रकार से यहां से यहां तक चलने पर भी जो चाल है वो V2 है, लेकिन समय अभी भी T ही है, केवल वेग बदल रहा है, समय नहीं बदल रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसकी दूरी भी V2 × T हो जाएगा, यानी कि V2T। तो
AB डैश की लंबाई V2T प्राप्त हुई। तो BA डैश इज इक्वल टू V1T और AB डैश इज इक्वल टू V2T प्राप्त हुई। आखिर इन सबको निकालने की जरूरत क्या थी? तो आगे जरूरत हम लोग स्पष्ट करने वाले हैं। चलो साइन आई निकालते हैं। जरा इस त्रिभुज को गौर से देखो। ये जो त्रिभुज है AB डैश, ये त्रिभुज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये लंबवत होने का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कोण आई है और हम इस त्रिभुज में साइन आई निकालने वाले हैं। तो साइन आई क्या होगा? साइन आई लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं? यस सर। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब चूंकि जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है, इसलिए ये लंब हो गया और कर्ण ये हो गया सबसे बड़ी भुजा। तो लंब है BA डैश और कर्ण है AA डैश, तो इसलिए साइन आई इज इक्वल टू BA डैश अपॉन AA डैश हो गया। यहाँ पे कोई समस्या है किसी को? लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण, तो साइन आई इज इक्वल टू BA डैश अपॉन AA डैश मिल गया। BA डैश की वैल्यू अभी अभी हमने V1T निकाला था, तो इसलिए BA डैश की जगह V1T हमने रख दिया। AA डैश हमने नहीं निकाला है, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों जरूरत नहीं है। तो BA डैश V1T और AA डैश भी रह गया। साइन R इज इक्वल टू, साइन R पे जरा गौर से देखो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि AB डैश बटे AA डैश फिर से मिलने वाला है, इसलिए साइन R इज इक्वल टू AB डैश अपॉन AA डैश, और AB डैश की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है V2T, तो यहाँ पे V2T अपॉन AA डैश हो गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू मिलेगी। क्या जरूरत थी डिवाइड करने की? क्यों डिवाइड किया? ऐड क्यों नहीं कर दिया? तो ध्यान रखना, अपवर्तन के नियमों को साबित करने वाले हैं, और अपवर्तन के नियम में स्नेल की बात आई थी, और स्नेल की बात में साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक आया था। यस। तो इसीलिए हमें साइन आई बाई साइन आर का ही रास्ता लेके चलने में फायदा है। तो साइन आई बाई साइन आर किया V1T अपॉन AA डैश अपॉन V2T अपॉन AA डैश, AA डैश कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने AA डैश की वैल्यू नहीं निकाली थी, क्योंकि इसको कैंसिल होना था, इसके नसीब में लिखा था कैंसिल होना, है ना? हाँ, तो ये कैंसिल हो गया, तो V1T अपॉन V2T हो गया, T से T भी कैंसिल हो गया, V1 अपॉन V2 आ गया। तो फाइनली हमको साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देने की है, खुद सोचो कि जो प्रथम माध्यम में है, प्रथम माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, क्या उस प्रकाश किरण की स्पीड रोकने की हमारे पास कैपेसिटी है? अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जा रही है तो nobody can change the velocity of the light, लाइट की वेलोसिटी कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि V1 इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो चाल है लाइट की प्रथम माध्यम में, वो चाल कोई बदल नहीं सकता है, इसका मतलब V1 हमारा कांस्टेंट है। बात क्लियर है कि नहीं? यस सर, V1 तो कोई नहीं बदल सकता। ऐसी ही बात दूसरे माध्यम में भी है भाई, V1 और V2 को तभी चेंज किया जा सकता है जब माध्यम बदल जाए, और जब तक माध्यम समान बना रहेगा प्रकाश उसी स्पीड से जाएगी, उसको घटा बढ़ी नहीं कर सकते। इसलिए दूसरे माध्यम में भी उसकी चाल अगर V2 है तो V2 ही बनी रहेगी। तो कुल मिला के मतलब हम ये देख रहे हैं कि V1 की वैल्यू बदल नहीं सकते, V2 की भी वैल्यू बदल नहीं सकते, तो V1 बटे V2 की भी वैल्यू नहीं बदल सकती। अगर 3 को नहीं बदल सकते, 4 को नहीं बदल सकते, तो 3 बटे 4 की भी वैल्यू नहीं बदल सकते। ऊपर कांस्टेंट, नीचे कांस्टेंट, ऑल इज कांस्टेंट।
तो कुल मिला के ये पता चला हमको कि साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू एक नियतांक है, नियत अंक है, फिक्स वैल्यू है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और इसी फिक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं, 1 and 2 से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक भी इसी को कहते हैं कि दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और यही तो स्नेल का नियम है। स्नेल यही तो कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो वही तो आया। आइए कैसे आया, हाइगन्स के सिद्धांत को लेकर के आया। तो यही है हमारे हाइगन्स के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। अब कहोगे कि अपवर्तन में तो दो नियम थे, एक ही नियम स्पष्ट हुआ, पहला वाला नियम तो स्पष्ट नहीं हुआ। तो पहला वाला नियम स्पष्ट हो रहा है इस चित्र को देख करके, क्योंकि पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों समतलीय होते हैं। ये देखो किरण आ रही है इसी समतल पे है, ये जो अभिलंब खींचे गए हैं इसी समतल पे है, और ये जो अपवर्तित किरण है ये भी इसी समतल पे है। तीन के तीनों इसी समतल पे है। यही समतल यानी कि बोर्ड हमारा क्या है, समतल। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि कोई किरण आ रही है ऐसे निकल के हमारी तरफ चली आई हो, नहीं आई ना। जो भी घटनाएं हो रही इसी बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं, जो भी किरणें आ रही हैं या जा रही हैं वो सब इसी बोर्ड पे है, और बोर्ड हमारा समतल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, समतलीय। यही तो प्रथम नियम है। तो इस प्रकार से अपवर्तन के दोनों नियमों की पुष्टि यहाँ पे हो चुकी है, और यही है हाइगन्स के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो ये डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। अब किसी को कहीं पे कोई डाउट्स हो तो उसको क्लियर कर सकता है। नो सर, कोई क्लियर है। अजय, कहीं कोई डाउट? बबुआन, तुम लोग भाई किसी कोई डाउट नहीं? प्रतीक, प्रिंस, नितिन, अंकित, अनुज, यादव जी, बालिकाओं में किसी कोई डाउट? ठीक है। शिवानी, सौम्या, कहाँ हो? ठीक है। तो ठीक है, आज का यही टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यतिकरण पे एक डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।